रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो चले बेटा, कल के लेक्चर में हमने आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में बेटा आपको कल बोला गया था कि कुल मिला के दो पार्ट्स हमें उसमें मिलते हैं। वन इज ग्लोमेरुलस पार्ट एंड अनदर इज द रिनल ट्यूब्यूल पार्ट। और ग्लोमेरुलस पार्ट में मैंने कल आपको कहा था कि उसमें बेटा आता है एफरेंट आर्टरियोल से जो कैपिलरीज बनती है, दैट कैपिलरीज आर कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। So glomerulus is actually the glomerular capillaries that arises from efferent arteriole। और फिर वही ग्लोमेरुलर कैपिलरीज रिजॉइन करके बेटा वापस जाती है, जिनको हम इफरेंट आर्टरियोल्स कहते हैं, जो मैंने कल आपको बोला। फिर उसके बाद रिनल टिब्यूल में आपको कहा गया था कि जो रिनल टिब्यूल होता है उसमें बेटा आपको कुल मिला के अगर हम देखेंगे रिनल टिब्यूल को, उसमें आपको बेटा पहले ही मिलेंगे शाबाश बेटा बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के बाद आपको मिलेगा यहां पे पीसीटी, पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनल और लूप ऑफ हेनल के बाद डीसीटी। सो दैट मीन्स कि अगर आप अपना बेटा इस टाइम स्क्रीन देखेंगे, यहां पर जो ये रेड स्ट्रक्चर आपको दिखता है, दिस इज द ग्लोमेरुलस पार्ट। और उसके बाद बेटा ये आपको जो मिलता है बोमेंस कैप्सूल, ये पीसीटी मिल रहा है, ये लूप ऑफ हेनल है, ये शाबा बेटा आपका डीसीटी है, दैट रिप्रेजेंट्स द रिनल टिब्यूल। उसके बाद बेटा मैंने कल के लेक्चर में कहा था कि जो एक कलेक्टिंग डक्ट है, इट्स नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। क्यों नहीं पार्ट ऑफ नेफ्रॉन? ये है क्योंकि इसमें बेटा पंगा है। पंगा ये है कि जो कलेक्टिंग डक्ट है वो बहुत सारे डीसीटीज को कलेक्ट करता है या बहुत सारे डीसीटीज को रिसीव कर देता है। सो दैट मीन्स कि बेटा वो एक ही नेफ्रॉन के डीसीटी को रिसीव नहीं करता है, वो ढेर सारे नेफ्रॉन्स के डीसीटी को रिसीव करता है। इसीलिए बेटा कलेक्टिंग डक्ट जो है वो पार्ट नहीं माना जाता है नेफ्रॉन का, क्योंकि वो बहुत सारे कि नेफ्रॉन्स के साथ इन्वॉल्व हुआ होता है। ये तो मैंने कल बोला था। उसके बाद बेटा मैंने कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया था पहले ही बेटा बोमेंस। तो बोमेंस कैप्सूल में मैंने कल डिस्कस किया था कि बोमेंस कैप्सूल डबल वॉल्ड है। ये बेटा भाई यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल बनाऊंगा, ये डबल वॉल्ड है। इस वॉल को हम कहते हैं विसरल लेयर, और जो बाहर से वॉल है दैट्स कॉल्ड एज पैराइटल लेयर। और इस विसरल लेयर में जो एप्थीलियम होता है दैट इज सिंपल स्क्वैमस एप्थीलियम। और जो बेटा विसरल लेयर होता है, यहाँ पे खास किस्म की सेल्स होती है एंड दोस सेल्स आर कॉल्ड एज पोडोसाइट्स, जो मैंने कल कहा था आपको। लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा आज आज और कल का और आज का लेक्चर एक साथ अपलोड हो जाएगा। उसके बाद बेटा मैंने कहा था कि यहां पर अब आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है। अगर आप गौर से देखेंगे, ये बेटा आया एफरेंट आर्टरियोल, दीज आर द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, याद आया। एंड दिस इज द एफरेंट आर्टरियोल, दिस इज द इफरेंट आर्टरियोल। उसके बाद बेटा मैंने कहा था कि जिस साइड से एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल्स है, दैट पोल इज कॉल्ड एज वेस्कुलर पोल, और जिस साइड से इसका पीसीटी है एंड दैट्स कॉल्ड एज यूरिनरी पोल। ये मैंने कल कहा था और आपके स्क्रीन पे भी लिखा गया है। उसके बाद मैंने कहा था कि जो स्पेस बेटा अब विसरल लेयर और पैराइटल लेयर एनक्लोज करता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज कैप्सूलर स्पेस। ये आपके सामने कैप्सूलर स्पेस है जो मैं यहां पर बेटा साइड पे लिख रहा हूं, ये मैंने कल पढ़ाया था। उसके बाद बेटा कल के लेक्चर में मैंने आपको लिया था एक चीज पे जो मैं आज रिपीट करने जा रहा हूं, क्योंकि उसमें कल बेटा थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ था, तो आज बेटा हम उसको अच्छी तरह से अब सारा क्लियर करेंगे आपको। अब बेटा जो आपका यहां पे ये ग्लोमेरुलस है, तो ग्लोमेरुलस इज दिस पार्ट कैपिलरी सिस्टम, और जो इसमें कप शेप्ड स्ट्रक्चर आपको मिलता है दिस इज कॉल्ड एज बोमेंस कैप्सूल। जो एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज द बोमेंस कैप्सूल। अब मैं बेटा यहीं से आज लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि कल थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ था, तो उस गड़बड़ को यहां पे हम ठीक करने जा रहे हैं। एंड दिस इज द बेटा ग्लोमेरुलस पार्ट। तो आज से बेटा कल का लेक्चर यहां से अब आप स्टार्ट कीजिएगा। कल जो पढ़ा उसको थोड़ा बहुत आप दिमाग से बाहर निकालिए, आज का लेक्चर अब आप यहीं से स्टार्ट कीजिएगा। तो ये अब आपके सामने यहां पे दो चीजें हैं। दिस इज द ग्लोमेरुलस, जिसको मैंने अभी बेटा ब्लैक लाइन से बनाया, एंड दिस इज द बोमेंस कैप्सूल। ये आपका बोमेंस कैप्सूल है और ये आपका ग्लोमेरुलस। मगर जो ग्लोमेरुलस है ये उठाना बेटा एफरेंट आर्टरियोल से, और फिर बेटा ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो है बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ इफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट वेसल, या आर्टरियोल लिखिए कोई परेशानी नहीं है, यहां से भी आर्टरियोल लिखिए कोई परेशानी नहीं है। अब जरा बेटा गौर से देखिएगा, प्लीज यहां पे नजर रखिएगा। जब हम यहां पर अब देखते हैं, ये बोमेंस कैप्सूल के दो वॉल्स है ना, ये बेटा इनर वॉल है, दिस इज कॉल्ड एज विसरल लेयर, और ये इसका आउटर वॉल है एंड दिस इज कॉल्ड एज पैराइटल लेयर।
उसके बाद बेटा हम यहां पर अब देखेंगे कि जो ये बोमेंस कैप्सूल है और ग्लोमेरुलस है, इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं मालफिजियन कॉर्पस्कल, बोला था कल मैंने, और रिनल टिब्यूल, सॉरी रिनल कॉर्पस्कल, टेक्स्ट बुक का पॉइंट है, नजर रखिएगा। सो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि मालफेजियन कॉर्पस्कल या रिनल कॉर्पस्कल हम किसको कहते हैं, ये दो चीजों को हम मिलजुल के कहते हैं। एक तो ग्लोमेरुलस को विच इज फॉर्मड फ्रॉम द एफरेंट आर्ट्रियोल एंड देन गो बैक जॉइन बैक टू फॉर्म एफरेंट आर्ट्रियोल, और प्लस बेटा बोमेंस कैप्सूल, इन दोनों को हम मिलजुल के मालफेजियन कॉर्पस्कल या रिनल कॉर्पस्कल कहते हैं। टेक्स्ट बुक का पॉइंट है, याद रखिएगा। उसके बाद बेटा अब हम आगे जाके लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, यहीं पे इसी बेटा मालफेजियम कॉर्पस्कुल पे, यहीं पे रिनल कॉर्पस्कुल पे ब्लड जो है वो फिल्ट्रेट हो जाता है। क्योंकि जब ब्लड बेटा आता है किसमें, शब्बा बेटा एफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए, फिर ये एफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए बेटा जाता है इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज पे। रेड रेड डॉट आप देखिए बेटा, सारी जगह मैं रेड रेड डॉट दे रहा हूं। फिर यहीं पे कुछ ऐसा होता है कि ब्लड फिल्ट्रेट हो जाता है, और फिल्ट्रेट होके अब ये ब्लड जो है ये बेटा शाबाश बनाता है एक फिल्ट्रेट जो बोमेंस कैप्सुलर कैविटी में आता है, एंड दैट फिल्ट्रेट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है इसको मैं बेटा यहां पे ब्लू कलर से डिजाइन करूंगा, ब्लू कलर से दिखाऊंगा। जो ये फ्लूइड आप इस कैविटी में देखते हो, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और इसी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से आगे जाके बेटा फिर यूरिन बनाया जाता है। अब बेटा आपको यहां पर एक चीज नजर रखनी पड़ेगी कि जो ब्लड है वो 100% फिल्ट्रेट नहीं होता है, कुछ ब्लड वापस निकल के जाता है और चला जाता है इफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए आगे। सो दैट मीन्स कि बेटा जो आपका यहां पे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है और बोमेंस कैप्सूल है, ये मिलजुल के बेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम बेटा फिल्ट्रेशन बैरियर कहते हैं। और जो ये फिल्ट्रेशन बैरियर है यही तो मेन बैरियर है जो ब्लड को फिल्ट्रेट करके एक फ्लूइड बनाता है, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और इसी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से आगे जाके शाबाश बेटा एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है, एंड दैट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज यूरिन। और इसी यूरिन से हम अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर फेंकते, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो यूरिक एसिड हो, चाहे वो केराटिनिन हो, चाहे वो आपका बेटा केराटिन हो, चाहे वो आपका बेटा हिप्यूरिक एसिड हो, या और कोई वेस्ट प्रोडक्ट हो जो बेटा एक्स्ट्रा आयंस है, एक्स्ट्रा साल्ट्स है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स है, एक्स्ट्रा विटामिन्स है, जो हम फिर यूरिन से कहां फेंकते हैं, बाहर। मगर बेटा अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमें बोलिए कि ये फिल्ट्रेशन बैरियर जो है ये किन चीजों का बना होता है। अगर आप गौर से देखेगा बेटा, ये तीन चीजों का बना होता है हमारा फिल्ट्रेट बैरियर, जो बेटा कलेक्टिवली बनता है बाय ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड द पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स क्यों, क्योंकि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के कांटेक्ट में बेटा विसरल लेयर है ना, और विसरल लेयर में कौन सी सेल्स होती है, पोडोसाइट्स। अब बेटा अगर आप गौर से यहां पर देखेंगे, सबसे पहले बेटा यहां पे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का वॉल, उसके बाद ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के वॉल के बाद आपको एक ग्रीन स्ट्रक्चर मिलेगा, एंड दैट ग्रीन स्ट्रक्चर जो हमने बेटा यहां पर दिखाया, दिस इज कॉल्ड एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। और उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद आपको बेटा तीसरी लेयर मिलेगी, दैट इज लेयर ऑफ पोडोसाइट्स। तो क्या मैं हक के साथ बोलूंगा कि जब ब्लड फिल्ट्रेट होता है फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू द बोमेंस कैप्सुलर कैविटी, समझ में आ गया, तो इसको तीन बैरियर्स के जरिए क्रॉस करना पड़ता है, तीन लेयर्स के जरिए गुजरना पड़ता है। पहला लेयर बेटा शाबाश दैट इज कैपिलरी वॉल, जिसको हम एंडोथीलियम कहते हैं। उसके बाद दूसरा वॉल जो ग्रीन कलर से दिखाया जाता है, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। और उसके बाद तीसरा वॉल जो है, जो बेटा पोडोसाइट्स है, जो प्रेजेंट है इन द विसरल लेयर ऑफ बोमेंस कैप्सूल। तो इन तीन लेयर्स के जरिए ब्लड फिल्ट्रेट हो जाता है और जाता है फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू द बोमेंस कैप्सुलर कैविटी। अब हम बेटा देखेंगे कि ये बैरियर्स कैसे हमें दिखते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हम इन तीन बैरियर्स को लेंगे तो ये हमें कैसे दिखते हैं। तो चले बेटा, इससे पहले कि हम आगे की ओर बढ़े, इससे पहले कि हम आगे की ओर बढ़े तो हमें यहां पर बेटा देखना पड़ेगा कि ये तीन बैरियर जो है ये किसके बने होते हैं। सजाद, 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 चले बेटा।
नेट नेट डिस्कनेक्ट हुआ था तो इसलिए थोड़ा बहुत बेटा यहाँ परेशानी थी, तो अब हम वापस रिकनेक्ट हो गए। तो चले बेटा अब यहाँ पर गौर से देखिएगा सारे बच्चे। तो हमने कहा कि जो ब्लड है वो कुल मिला के 3 बैरियर से बेटा फिल्ट्रेट हो जाता है। वापस आइए वापस आइए बेटा। कुल मिला के आके 3 बैरियर से बेटा बेटा शाबाश शाबाश जाता है, फिल्ट्रेट हो जाता इको हो है, जाता इको है। हो जाता है। चलिए 3 बैरियर से जो ब्लड है वो फिल्ट्रेट हो जाता है। तो नेट डिस्कनेक्ट हुआ था, तो वापस बेटा आइए, तो वापस फोकस कीजिए, वापस कंसंट्रेट कीजिएगा। तो कुल मिला के 3 बैरियर से अब हमारा ब्लड जो है वो फिल्ट्रेट होता है एट द बोमेन्स कैप्सूल। तो चले बेटा अब हम देखेंगे 3 बैरियर्स कौन है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी जल्दी। तो देखिए बेटा ये 3 बैरियर्स कौन है। Renal corpuscle contain filtration barrier which helps in filtration of a formation of glomerular filtrate from blood. Filtration barrier is made up of 3 layers: capillary endothelium, glomerular basement membrane जो मैंने अभी कहा, एंड पोडोसाइट्स ऑफ द विसरल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। तो कुल मिला के अब जो आपका फिल्ट्रेशन बैरियर है ये बेटा 3 चीजों का बना होता है। एक तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का एंडोथेलियम वॉल, और उसके बाद बेटा इनके बीच में ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद बेटा तीसरा पोडोसाइट्स ऑफ विसरल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। अब बेटा लेक्चर पे बहुत पैनी नजर रखिएगा, क्योंकि कल यही पे लेक्चर में गड़बड़ हुई थी, तो आज बेटा हम उस गड़बड़ को रेक्टिफाई करेंगे। यहां पे आप अच्छी तरह से अब नजर रखिएगा, मेहरबानी करके इसका स्क्रीनशॉट बेटा जल्दी जल्दी लीजिएगा। तो चलिए बेटा अब आप इस डायग्राम पे यहां पे आइएगा, नजर रखिएगा बराबर मैं क्या कह रहा हूं। ये बेटा अब आपका यहां पे एफरेंट आर्ट्रियोल है, डायग्राम पे नजर रखो, और ये आपका यहां पे बेटा अब इफरेंट आर्ट्रियोल है। अब डायग्राम पे अच्छी तरह से नजर रखो। ये बेटा अगर आप देखेंगे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है ना यहां पे, दीज आर द एंडोथीलियल सेल्स, है कि नहीं। मगर अगर आप गौर से देखेंगे बेटा यहां पे एक पिक्यूलियर या पे बेटा बहुत खास किस्म की एंडोथेलियल सेल्स होती है। अगर आप इनमें ब्लैक डॉट्स देखोगे ना, दीज आर एक्चुअली द पोर्स, और इसीलिए बेटा इनको हम कहते हैं फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियल सेल्स, क्योंकि यहां पर जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का वॉल होता है उसमें जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उनमें सुराख होते हैं। बाज़ाब्ता बेटा अगर मैं यहां पर एक एंडोथेलियल सेल को बनाऊंगा, ये एंडोथेलियल सेल है, ये शाबाश बेटा यहां पे उसका न्यूक्लियस है, ये बेटा बाकी ऑर्गेनल्स है। इन्हीं एंडोथेलियल सेल्स में आपको बेटा ऐसे पोर्स मिलेंगे, सीधे पोर्स मिलेंगे, एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड एज फेनेस्ट्रेशंस। और इन पोर्स का जो साइज होता है वो होता है 50 to 100 नैनोमीटर्स। उसके बाद अगर आप गौर से देखेंगे जो आपको ये ब्लू कलर से बीच में दिखता है, दिस इज द, जो ये ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद अगर आप देखेंगे बेटा दिस इज द विसरल लेयर, और इस विसरल लेयर में जो आपको ये सेल्स मिलती है 1 2 3 4 5, these cells are called as podocytes। नजर बराबर। सो आ गया ना बेटा कुल मिला के 3 लेयर्स। ये बेटा अब यहां पर ब्लड आ रहा है, जरा गौर से देखिएगा, ये ब्लड जब चलेगा एफरेंट आर्ट्रियोल में, एफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए अब ये पहुंचेगा बेटा किसमें, इनटू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। अब देखिए बेटा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में क्या हो जाएगा, गौर से अब यहां पर देखिएगा, ये एंडोथेलियल सेल्स है, इन एंडोथेलियल सेल्स में सुराख है ना, और इन सुराख का जो साइज है वो कितना है बेटा 50 to 100 नैनोमीटर्स। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे, अब जब सबस्टेंस जिनका साइज 50 to 100 नैनोमीटर से आगे, वो इन्हीं सुराखों के जरिए बढ़ेंगे और कहां जाएंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन से अगर आप आगे देखेंगे, ये पोडोसाइट्स है ना, इनको क्यों पोडोसाइट्स कहते हैं, क्योंकि पोडो इनको इसलिए कहते हैं पैर जैसी है, इनमें बराबर बेटा यहां पर ऐसे प्रोसेसेस है ना, ये ब्लैक कलर से जो मैं प्रोसेसेस यहां पर दिखा रहा हूं, ये प्रोसेसेस है ना, शाबाश। और ये प्रोसेसेस किसके साथ बेटा मिले होते हैं, विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसीलिए बेटा इन सेल्स को हम पोडोसाइट्स कहते हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, इन पोडोसाइट्स के बीच में एक गैप देख रहे हो ना, दिस गैप, ये गैप जो देख रहे हो, दिस गैप इज कॉल्ड एज, इस गैप को हम एक नाम देते हैं, दैट आर कॉल्ड एज स्लिट पोर्स।
और जो स्लिट पोर्स होते हैं इनका जो साइज होता है वो 25 नैनोमीटर्स होता है। सो दैट मीन्स कि बेटा जो पोडोसाइट्स के बीच में गैप होती है, ये कहना मांसबाग गैप, एंड दिस गैप इज कॉल्ड ए स्लिट पोर, और इन स्लिट पोर्स का साइज कितना होता है बेटा 25 नैनोमीटर्स। उसके बाद बेटा एक और चीज अब यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा, जो ये स्लिट पोर्स है यहां पर बेटा इससे एक प्रोटीन उठता है एंड दैट प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज नेफ्रिन्स। इन प्रोटीन्स को हम बेटा यहां पे नेफ्रिन कहते हैं। ये नेफ्रिन प्रोटीन जो होते हैं ये दो शाबाश बेटा यहां पे इन पोडोसाइट्स के बीच से उठते हैं। ये यहां पे नेफ्रिन नेफ्रिन और इसी तरह बेटा यहां से नेफ्रिन और यहां से नेफ्रिन, और जो ये नेफ्रिन होते हैं ये बराबर बेटा वैल्यू का काम यहां पे करते हैं ना, और इसीलिए बेटा इनको हम कहते हैं स्लिट डायाफ्राम। सो दीज आर कॉल्ड एज स्लिट डायाफ्राम, और इनका जो साइज होता है वो होता है 7 to 9 नैनोमीटर्स। तो चले बेटा अब यहां पर आप गौर से देखिएगा, तीन स्ट्रक्चर्स अब आपके सामने आ रहे हैं। सबसे पहला एंडोथीलियम, मगर जो एंडोथीलियल सेल्स होती है उनमें क्या होते हैं सुराख, उनको हम क्या कहते हैं फेनेस्ट्रेशंस। उनका साइज कितना होता है 50 to 100 नैनोमीटर्स। उसके बाद बेटा आपको बीच में जो पोडोसाइट्स और एंडोथीलियम को बीच में पकड़ के रखता है, इनको एक दूसरे के साथ एम्ब्रेस करवाता है, इनको एक दूसरे के साथ शाबाश बेटा एक दूसरे के साथ इनको हग करवाता है, एंड दैट्स कॉल्ड एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद इन्हीं बेसमेंट मेम्ब्रेन्स के दूसरे साइड से क्या होते हैं बेटा पोडोसाइट्स, और पोडोसाइट्स के बीच में जो गैप होती है दैट्स कॉल्ड स्लिट पोर्स, और स्लिट पोर्स का साइज कितना होता है 25 नैनोमीटर्स। और इन्हीं स्लिट पोर्स के नीचे बेटा नेफ्रिन प्रोटीन्स होते हैं, NEPHRIN नेफ्रिन प्रोटीन्स, जो बराबर डायाफ्राम की तरह काम करते हैं, और उनको हम स्लिट डायाफ्राम्स कहते हैं, और उनका साइज कितना होता है 7 to 9 नैनोमीटर्स। तो क्या मैं हक के साथ अब बोलूं, जब बेटा सबस्टेंसेस निकल के आएंगे ब्लड से, वो बेटा इन इन बेटा यहां पर जो पोर्स है फेनेस्ट्रेशंस है, इन फेनेस्ट्रेशंस के जरिए बाहर निकल के आएंगे ना। तो अब क्या क्या ब्लड से आएगा, देखिए बेटा आपको पता है कि जो ब्लड है उसमें बेटा आपको पढ़ाया गया है, उसमें बेटा आपकी आरबीसीज है, ब्लड में आपकी डब्ल्यूबीसीज है, ब्लड में आपके प्लेटलेट्स है, सब कुछ पढ़ा चुका हूं, और ब्लड में आपके प्रोटीन्स भी है शाबाश बेटा, और ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स है, आपके Na पॉजिटिव है शाबाश, Cl नेगेटिव है, K पॉजिटिव आयंस है शाबाश, Mg2 पॉजिटिव आयंस है, ब्लड में आपके ग्लूकोज है, ब्लड में आपके अमाइनो एसिड्स है, ब्लड में आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। सो ये तमाम कंपोनेंट्स बेटा आपके ब्लड में है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन कौन सा कंपोनेंट अब बेटा यहां से पहले एंडोथीलियल के फेनेस्ट्रेशन पोर से बाहर निकलेगा। बेटा तैयार रहिए, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट जो है उनका साइज 50 to 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, और वो कभी भी बेटा फेनेस्ट्रेशन ऑफ बेटा जो पोर्स है एंडोथीलियल सेल्स में, जो फेनेस्ट्रेशन है एंडोथीलियल सेल से कभी भी बाहर नहीं निकल के आएंगे। यही वजह है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आप आपको कभी भी आरबीसी नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिलेगी, कभी भी डब्ल्यूबीसी नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिलेगी अगर एक इंडिविजुअल हेल्दी है, नॉर्मल है, और कभी भी आपको बेटा प्लेटलेट्स नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जब फिल्ट्रेशन होती है, जब बेटा ये ब्लड अब एंडोथीलियल बेटा फेनेस्ट्रेशन से गुजर के आ जाता है फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू द कैप्सूल वोमेन्स कैप्सुलर कैविटी, वो बेटा इतने छोटे होते हैं फेनेस्ट्रेशन ऑफ एंडोथीलियम कि वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को नहीं निकलने देंगे। तो चले बेटा आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स का पत्ता कट गया। अब बेटा जो प्लाज्मा है वो तो निकल के आएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्लाज्मा में सर प्रोटीन्स है, प्लाज्मा में आयंस है, प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स है, प्लाज्मा में साल्ट्स है, प्लाज्मा में ग्लूकोज है, प्लाज्मा में अमाइनो एसिड्स है, प्लाज्मा में वेस्ट प्रोडक्ट्स है। सर वो क्या सारे के सारे निकल के आएंगे? यस, वो लगभग सारे के सारे निकल के आएंगे, क्योंकि प्रोटीन्स का भी मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स का जो साइज होता है वो 50 to 100 नैनोमीटर से कम होता है। मेजॉरिटी मैं कहता हूं, ऑल नहीं, मेजॉरिटी। सो मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स भी बेटा यहां निकल के आएंगे। जो सेल्यूट्स है वो तो ऑटोमेटिकली निकल के आएंगे, वाटर ऑटोमेटिकली निकल के आएगा, बेटा वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली निकल के आएंगे, ग्लूकोज ऑटोमेटिकली निकल के आएगा, अमाइनो एसिड्स ऑटोमेटिकली निकल के आएंगे, क्योंकि उनका साइज 50 to 100 नैनोमीटर से कम होता है। मगर अब क्वेश्चन,
अगर बेटा प्रोटीन्स भी अब निकल के आएंगे, प्रोटीन्स इनटू द बोमेंस कैप्सुलर कैविटी, और फिर ये यूरिन से प्रोटीन्स कहां निकलेंगे? बाहर। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अगर प्रोटीन्स बेटा हमारे ब्लड से लीक करके, हमारे ब्लड से फिल्ट्रेट होके बोमेंस कैप्सूल में आएंगे, बोमेंस कैप्सुलर कैविटी में आएंगे, तो फिर हम प्रोटीन्स को यूरिन से कहां फेंकेंगे? बाहर। और हम बेटा बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि हमारे ब्लड में मेन प्रोटीन एल्ब्यूमिन है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कर देता है। उसके बाद बेटा ग्लोबुलिन जो है इम्यूनिटी के लिए लगते हैं, फाइब्रिनोजिन, थ्रोम्बिन, प्रोपेरिडिन बेटा इम्यूनिटी के, सॉरी, ब्लड क्लॉटिंग के लिए लगते हैं। तो लॉजिकली अगर हम यहां देखेंगे कि जो प्रोटीन्स है वो फिल्ट्रेशन बेटा वो आपके फेनेस्ट्रेशंस, एंडोथीलियम में जो फेनेस्ट्रेशंस है वहां से निकल के आएंगे। फिर उनको कौन रोकता है आगे बढ़ने से? तो चले बेटा, यहां पर कल गड़बड़ हुआ था, तो अब यहां पर वो गड़बड़ हम ठीक करने जा रहे हैं। तो गौर से अब यहां पर सारे बच्चे देखेंगे, कल यहीं पे गड़बड़ हुआ था। ये बेटा अब आपका यहां पे ग्लोम्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, प्लीज बेटा नजर रखिए। ये ग्लोम्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन यहां पे मैं बना रहा हूं, प्लीज बेटा नजर रखिएगा। आपके यहां पे साइड पे एक डायग्राम बन रही है। और जो ग्लोम्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, बहुत सारी चीजों का बना होता है। लैमिनिन्स का बना होता है, टाइप 4 कोलेजन प्रोटीन्स का बना होता है, और ये बेटा खास किस्म के अमाइनो ग्लाइका बेटा खास किस्म के म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का बना होता है, एंड दैट्स कॉल्ड एज हेपारन सल्फेट। और ये हेपारन सल्फेट जो होता है बेटा, यहां पे नजर रखिएगा, यहां पे मुझे कल गड़बड़ हुआ था, ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। सो दैट मींस कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ग्लोम्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये फुली नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, क्योंकि इसमें बेटा ढेर सारा हिपैरन सल्फेट होता है। नजर रखिएगा। अब बेटा अगर हम देखेंगे ऊपर से है ना, इसके एक एंड से ये है बेटा एंडोथीलियल सेल्स, है कि नहीं? और दूसरे एंड से है ना इसके शाबाश बेटा पोडोसाइट्स। गौर से देखिएगा। उसके बाद बेटा मैंने अभी आपको कहा कि जो ये आपकी शाबाश एंडोथीलियल सेल्स है, इनमें है ना फेनेस्ट्रेशंस, और जो ये फेनेस्ट्रेशंस है, ये शाबाश बेटा कितने एंगस्ट्रम्स की है? 50 to 100 नैनोमीटर्स। अब बेटा जरा गौर कीजिएगा, जब प्रोटीन्स अब निकलना शुरू करेंगे, क्योंकि प्रोटीन का साइज 50 to 100 नैनोमीटर से कम है मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स का, मगर शुक्र कीजिए आपके ब्लड में जो प्रोटीन्स है वो ज्यादातर नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं बेटा। चाहे अल्ब्यूमिन हो, चाहे ग्लोबुलिन हो, ये आमतौर बेटा नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो जब ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है, जो ही बेटा अब ये इन फेनेस्ट्रेशंस के जरिए आगे बढ़ेंगे, कौन से बेटा? प्रोटीन्स, ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, मगर आगे जाके जो ग्लोम्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो नेगेटिवली चार्ज है ड्यू टू हेपेरन सल्फेट, वो इसको रिपल करेगा और वापस बेटा ब्लड में भेजेगा, क्योंकि जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है उनको हेपेरिन सल्फेट जो बेटा आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन में है उसको रिपल करेगा और वापस किस में भेजेगा? ब्लड में। तो इसीलिए बेटा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ब्लड प्रोटीन्स आर नेगेटिवली चार्ज, सो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेपेरन सल्फेट विच इज अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ये बेटा इसको अंदर आने नहीं देता है। इसीलिए बेटा आपको फिल्ट्रेट में कभी भी प्रोटीन्स नॉर्मल कंडीशंस में नहीं मिलते हैं। सो यही प्रोटीन को वापस भेजेगा ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, और वापस भेजेगा किसमें बेटा? इनटू द ब्लड। तो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि जो एंडोथीलियल सेल्स है उनमें जो पोर्स है, फेनेस्ट्रेशंस है, वो 50 to 100 नैनोमीटर्स की ओपनिंग रखते हैं, और प्रोटीन, मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स का साइज इससे कम होता है, फिर क्यों नहीं फिल्ट्रेट में हमें प्रोटीन्स मिलते हैं? तो झट से जवाब देना, सर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन इनके बीच में होता है, बिटवीन द एंडोथीलियल सेल्स एंड पोडोसाइट्स, वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेपेरन सल्फेट, और नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से जो ब्लड के प्रोटीन्स है वो भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो यकीनन ये उसको रिपल करता है और फिल्ट्रेट होने नहीं देता है। अब बेटा अगर हम बाकी चीजें देखेंगे, जरा गौर से देखिएगा। अब जो बेटा नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस तो अच्छी तरह से आएंगे, जैसे आपका मैग्नीशियम है पॉजिटिव चार्ज है, आपका कैल्शियम है पॉजिटिव चार्ज है, आपका बेटा शाबाश सोडियम है पॉजिटिव चार्ज है, इजिली बेटा आएंगे। सो सोडियम भी यहां इजिली आएगा, शाबाश पोटेशियम भी इजिली आएगा, मैग्नीशियम भी इजिली आएगा बिकॉज दे आर पॉजिटिवली चार्ज, और कैल्शियम भी इजिली आएगा बिकॉज दे आर पॉजिटिवली चार्ज। अब जो न्यूट्रल है, जैसे ग्लूकोज है,
न्यूट्रल है और मेजॉरिटी ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो न्यूट्रल है, वो कैसे आएंगे? उनको बेटा कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए बेटा ग्लूकोज भी इजिली आएगा, शाबाश बेटा अमाइनो एसिड्स भी जो न्यूट्रली चार्ज है इजिली आएंगे, और इसी तरह बेटा जो बाकी एंटिटीज है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, इजिली बेटा फिल्ट्रेट होके आएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर जब हम फिल्ट्रेट देखते हैं उसमें Cl नेगेटिव भी आ जाता है, उसमें बाइकार्बोनेट आयंस भी आ जाते हैं, सर वो कैसे आएंगे? क्योंकि जब क्लोरीन आयंस को हम देखेंगे वो नेगेटिवली चार्ज है, बाइकार्बोनेट आयंस को देखेंगे वो नेगेटिवली चार्ज। देखिए बेटा यहां पे क्या फंडा है, जो प्रोटीन है उसका साइज क्या है? बड़ा, और उसके नेगेटिव चार्जेस की डेंसिटी क्या है? ज्यादा, और जब नेगेटिव चार्जेस की डेंसिटी ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके बीच में ज्यादा, और जब फोर्स ऑफ रिपल्शन बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके बीच में ज्यादा होगा तो वो कतई फिल्ट्रेट नहीं होंगे। मगर जो आपका क्लोराइड आयंस है, बाइकार्बोनेट आयंस है, इंतहाई छोटे होते हैं, ये भी फिल्ट्रेट होते हैं, मगर वे डिफिकल्टी मगर फिल्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि इनका साइज बहुत कम होता है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, इससे बेटा इसको ज्यादा रिपल्सिव फोर्सेस का सामना नहीं करना पड़ता है, और ये को ट्रांसपोर्ट के तौर पे आ जाते हैं। सोडियम Na पॉजिटिव अपने साथ को ट्रांसपोर्ट में क्लोराइड आयंस लाता है, और इस तरह बाइकार्बोनेट आयंस भी को ट्रांसपोर्ट में आ जाते हैं विद द पॉजिटिवली चार्ज आयंस। इससे बेटा इन छोटे छोटे आयंस पे, नेगेटिवली चार्ज आयंस पे ज्यादा हिंड्रेंस नहीं आ जाती है, मगर जितना प्रोटीन तो बड़ा है उस पे हिंड्रेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस क्या लगेंगे? ज्यादा, इससे बेटा वो फिल्ट्रेशन में नहीं आता है, वो फिल्ट्रेशन में कभी भी नहीं आ सकता अंडर नॉर्मल कंडीशंस। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब बेटा जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से आगे बढ़ेगा, अब इसको किस पे जाना है बेटा? इनटू द बोम बेटा, जब ये फिल्ट्रेट अब हो रहा है, अब ये पहुंच रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पे या बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से जब ये निकल के आएगा, अब वही सबस्टेंस आगे बढ़ेगा ना, जिसका साइज कितना होगा बेटा? 25 नैनोमीटर्स, क्योंकि जो स्लिट पोर्स है उनका साइज कितना होता है? 25 नैनोमीटर्स। नो डाउट बेटा एंडोथीलियम की फेनेस्ट्रेशंस पे वो पार्टिकल्स बाहर निकल के आएंगे जिनका साइज 50 to 100 नैनोमीटर्स होगा, और उसके बाद जब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से पास हो जाएंगे तो खाली वही सबस्टेंस आगे बढ़ेंगे जिनका साइज 25 नैनोमीटर होगा। उसके बाद बेटा जब ये पार्टिकल्स अब आगे बढ़ेंगे जिनका साइज 25 नैनोमीटर से ज्यादा या सॉरी कम है, उसके बाद बेटा अब इनको एनकाउंटर करना पड़ेगा ना स्लिट डायाफ्राम, और स्लिट डायाफ्राम में कौन से प्रोटीन्स है बेटा? नेफ्रिन, और नेफ्रिन का जो शाबाश साइज है वो कितना है बेटा? 7 to 9 नैनोमीटर्स। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, खाली वही सबस्टेंसेस निकल के आ जाते हैं फिल्ट्रेट में जिनका साइज 7 to 9 नैनोमीटर्स होता है। सो देखिए बेटा पहले 50 to 100, उसके बाद इनको गुजरना पड़ता है किन स्लिट बेटा? स्लिट पोर से 25 नैनोमीटर, और फिर बेटा स्लिट डायाफ्राम से जो नेफ्रिन प्रोटीन से बना होता है जिनका साइज महज 7 to 9 नैनोमीटर्स होता है। इसलिए आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में वही चीजें मिलेंगी, खाली वही चीजें मिलेंगी जिनका साइज 7 to 9 नैनोमीटर्स होता है, और उसमें ग्लूकोज आएगा, उसमें अमाइनो एसिड्स आएंगे, उसमें बेटा आपके आयंस आएंगे, उसमें आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स आएंगे, यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, और उसमें बेटा आपके शाबाश इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे क्योंकि उनका साइज 7 to 9 नैनोमीटर से ज्यादा होगा। अब बेटा यहां पे एक क्वेश्चन आएगा जो आपके दिमाग में जरूरी उठेगा, सर अगर इस गैरी चाय अना पत छान मज त्रा छान मन बेटा कोश जमा गसान, बेटा कोश जमा गसान, पे नलकस तल छान तो छलान छान यह कोश वोश सोरी छान मज नबर नेरान। अब बेटा यहां क्वेश्चन आएगा, सर जब सबस्टेंसेस यहां निकलते गए 50 to 100 नैनोमीटर्स के निकलते गए, हाँ रिपल्शन के जरिए वापस कुछ गए, मगर कुछ बेटा यहां पे अटक सकते हैं ना, और जब स्लिट पोर्स पे कुछ सबस्टेंस यहां अटक गए वो स्लिट पोर्स को ब्लॉक करेंगे ना बेटा, और जब स्लिट पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो इसकी वजह से शाबाश फिर फर्दर फिल्ट्रेशन नहीं होगी। है बेटा ऐसे नालन में सोच जमा गसा जिथे पड़ गया बेटा शाबाश डेब्रिस जमा, क्योंकि जब फिल्ट्रेशन होती है तो 50 to 100 नैनोमीटर की चीजें बाहर निकलती है, और बेटा 100% कज गसन रिपल्सिव फोर्स के जरिए वापस ये, तो इसीलिए बेटा यहां पे डेब्रिस तो जमा हो जाएगी, स्पेशली एट द स्लिट पोर्स एंड एट द स्लिट डायाफ्राम्स। इसीलिए अल्लाह पाक ने बेटा यहां पे खास किस्म की फाइगोसाइटिक सेल्स रखी होती है जो आगे जाके मैं अलग लेक्चर में पढ़ाऊंगा, एंड दीज आर कॉल्ड एज मेसेंगियल सेल्स, MESENGIAL
GIAL, मेसेंगियल सेल्स। ये दो किस्म की होती है, इंट्राग्लोमेरुलर मेसेंगियल सेल्स एंड एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेसेंगियल सेल्स। छोड़ दीजिए बेटा, उसमें मैं अभी आपको नहीं ले जाऊंगा। सो जो ये कैपिलरीज होती है, जो ये बेटा यहाँ पे फिल्ट्रेशन बैरियर होता है, यहाँ पे खास किस्म की सेल्स होती है, इसको आप लिख भी सकते हैं मेसेंगियल सेल्स। और जो मेसेंगियल सेल्स होती है, ये बेटा फाइगोसाइटोसिस के जरिए इस डेब्रिस को एनगल्फ करती है, खाती है, और ये इन सिलिट पोर्स को हमेशा साफ रखती है, सिलिट डायफ्राम्स को हमेशा साफ रखती है। आज के बाद बेटा सारे बच्चे अब याद रखेंगे कि जब बेटा डेब्रिस जमा होगी बेटा, इसमें तो कोई दोहराया नहीं। आपने भी दिमाग में एक क्वेश्चन लाया होगा कि सर जब यहां से 50 to 100 नैनोमीटर के चीजें निकल के आएंगी तो बहुत सारे तो वापस जाएंगे, मगर कुछ अटक भी जाएंगे ना, और जो अटक जाएंगे उनको बेटा खाता कौन है? मेसेंगियल सेल्स। और मेसेंगियल सेल्स सिलिट पोर्स को और फिल्ट्रेशन सिलिट डायफ्राम्स को हमेशा साफ करके रखता है, वहां पे डेब्रिस को हटा देता है थ्रू फाइगोसाइटोसिस, जिसकी वजह से सिलिट पोर्स में कोई ब्लॉक आता नहीं है। सो ये था बेटा आपका बोमेंस कैप्सूल, ये था आपका ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ये था आपका मालफिजियन कॉर्पस्कल, ये था आपका बेटा फिल्ट्रेशन बैरियर्स। और इस फिल्ट्रेशन बैरियर्स में आपने फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियल सेल्स देखी, बेसमेंट मेम्ब्रेन देखा जो नेगेटिवली चार्ज था, और पोडोसाइट्स देखा जहां पोडोसाइट्स में आपने सिलिट पोर्स का स्ट्रक्चर देखा, और नेफ्रिन की वजह से सिलिट डायफ्राम का स्ट्रक्चर देखा। सो खाली वही चीजें आप बेटा फिल्ट्रेट हो जाएंगी जिनका साइज 7 to 9 नैनोमीटर्स होगा। तो चले बेटा, अब हम बोमेंस कैप्सूल के बाद अगले पड़ाव की ओर आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा जल्दी। अगले पड़ाव की ओर आएंगे एंड दैट्स कॉल्ड एज पीसीटी। तो चले बेटा, अब मैं पीसीटी की ओर आ रहा हूं, नजर बराबर। ये अब आपके सामने बोमेंस कैप्सूल के बाद अगला स्ट्रक्चर आ रहा है एंड दैट इज कॉल्ड एज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फाउंड इन कॉर्टेक्स। 1000 बार बोला है कि जब हम बेटा यहां पर देखेंगे बोमेंस कैप्सूल तो हमने स्टडी किया, उसके बाद जो इसका एक कॉइल्ड ट्यूब आता है एंड दैट कॉइल्ड ट्यूब इज कॉल्ड एज शब्बा बेटा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इट अराइजेस फ्रॉम द यूरिनरी पोल ऑफ बोमेंस कैप्सूल। बोला है कि बोमेंस कैप्सूल के दो पार्ट्स होते हैं, एक वो साइड जहां से एफरेंट इफरेंट आर्ट्रियोल होता है एंड दिस पोल इज कॉल्ड एज वेस्कुलर पोल, और दूसरा वो पोल जो शब्दा बेटा पीसीटी की तरफ होता है एंड दैट्स कॉल्ड एज यूरिनरी पोल। उसके बाद बेटा इट इज हाईली कॉइल्ड एंड इज सराउंडेड बाय पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज दैट अराइजेस फ्रॉम इफरेंट आर्ट्रियोल। देखिए बेटा, परसों का या कल का लेक्चर आप याद कीजिएगा रिनल आर्टरी से क्या उठता है? शाबाश बेटा, सारे बोलिए। सेगमेंटल आर्टरीज। सेगमेंटल आर्टरीज क्या बनाती है? इंटरलोबार आर्टरीज। इंटरलोबार आर्टरीज क्या बनाती है? एरुकेट आर्टरीज। एरुकेट आर्टरीज क्या बनाती है? इंटरलोबुलर आर्टरीज। इंटरलोबुलर आर्टरीज ने क्या बनाया? एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल ने क्या बनाया? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ने क्या बनाया? इफरेंट आर्ट्रियोल्स। अब इफरेंट आर्ट्रियोल से उठता है बेटा, जो मैं अभी आपको डायग्राम पे भी दिखाऊंगा, एंड दोज आर कॉल्ड एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो है कहां से उठी बेटा? इफरेंट आर्ट्रियोल्स। और अब ये इफरेंट आर्ट्रियोल अगर यहां पे गौर से देखिएगा, यह ना एफरेंट आर्ट्रियोल, दीज आर द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, दिस इज द इफरेंट आर्ट्रियोल। अब ये इफरेंट आर्ट्रियोल कॉइल करती है पीसीटी को, और इन्हीं बेटा कैपिलरीज को हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। उसके बाद टर्मिनल एंड ऑफ पीसीटी इज नॉन कन्वोल्यूटेड एंड इज कॉल्ड एज पार्स रेक्टा, स्ट्रेट पार्ट। जरा गौर से देखिएगा, अगर इस डायग्राम को आप देखेंगे जो मैंने ऊपर बनाया है, ये पीसीटी का आखिर वाला हिस्सा है ना, क्योंकि उसके बाद फिर एक हिस्सा शुरू होगा एंड दैट्स कॉल्ड अ लूप ऑफ हेनेल। तो जो इसका टर्मिनल पार्ट होता है ये स्ट्रेट होता है, दैट गोज इनटू द लूप ऑफ हेनेल एंड दैट्स कॉल्ड एज पार्स रेक्टा। सो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा पार्स रेक्टा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आक्षु वासा रेक्टा जो मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा, ये वासा रेक्टा नहीं है बेटा, ये पार्स रेक्टा है। पार्स रेक्टा इज द टर्मिनल स्ट्रेट पार्ट ऑफ पीसीटी दैट गोज इनटू द लूप ऑफ हेनेल। इंटरनली अब बेटा यहां पे नजर रखिएगा, इंटरनली इट इज लाइंड बाय ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखिए बेटा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम मींस कि इसके अंदर अगर हम एपिथेलियम देखेंगे उसमें ऐसे क्यूबॉइडल सेल्स ऐसे बेटा, ठीक है। सिंपल मींस सिंगल लेयर्ड, एपिथेलियम मींस सिंगल लेयर्ड है एपिथेलियम, और सेल्स क्या है बेटा? क्यूबॉइडल। मगर इन क्यूबॉइडल सेल्स की फ्री सरफेसेस पे हमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलेंगी, शाबाश, दैट्स कॉल्ड एज माइक्रोविल्लाई। और अंडर द माइक्रोस्कोप ये बराबर टूथ ब्रश जैसा दिखता है, इसलिए तो बेटा इसको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो अभी डायग्राम में आपको दिखेगा। The luminal surface means ऊपर वाली surface of the epithelial cells possess long microvilli which enhances luminal surface area for increasing absorptive area. So that means कि बेटा जो आपका यहाँ पे
पीसीटी है उसके अंदर से जो एप्थिलियम है, उस एप्थिलियम में क्यूबाइडल सेल्स में माइक्रोविल्लाई होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। एब्जॉर्ब क्या कर रहा है वो आगे जाके देखिए। The cytoplasm of the cells contain abundant mitochondria in cells में जो बेटा पीसीटी के एप्थिलियल सेल्स होती है, क्यूबाइडल सेल्स होती है, इनमें abundant mitochondria होता है और फूड रिजर्व्स होते हैं। और जब आपको पता है abundant mitochondria are the sites of शाबाश रेस्पिरेशन, वहां से क्या बनेगा एटीपी, और बेटा एटीपी बहुत ज्यादा लगता है फॉर एब्जॉर्प्शन एंड स्क्रीशन, क्योंकि इस पार्ट में बेटा ढेर सारी चीजें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से एब्जॉर्ब करनी पड़ती है और वापस ब्लड में भेजनी पड़ती है। क्यों, वो आगे जाके देखेंगे। तो फिलहाल आप इतना याद रखो कि जो पीसीटी है वो आपको कॉर्टेक्स में मिलता है, ये यूरिनरी पोल और बोमेंस कैप्सूल से मिलता है, बेटा उठता है, और उसके बाद इसके इर्द गिर्द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है जो बेटा कहां से उठती है, इफ्रंट आर्टरियोल से। इसका टर्मिनल पार्ट स्ट्रेट होता है, दैट्स कॉल्ड एज वासा रेक्टा, और अंदर से इस पे एप्थिलियम होता है। इसको नीट के लिए बेटा आप याद रखेंगे क्योंकि मॉर्फोलॉजी में आपको बेटा बताया गया है, इसके अंदर से एक एप्थिलियम होता है, टेक्स्ट बुक में ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबाइडल एप्थिलियम। ब्रश क्यों, क्योंकि इसकी फ्री सरफेसेस पे बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, दोज आर कॉल्ड एज माइक्रोविलाई, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है और एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी। और ऊपर से इसमें अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, जिसकी वजह से एटीपी बहुत ज्यादा बनता है और जिसकी वजह से ये फिर आगे जाके एक्टिव एब्जॉर्प्शन में काम करता है, क्योंकि एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एब्जॉर्ब किसको करता है वो हम आगे देखेंगे। तो इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी जल्दी। तो चले बेटा अब हम डायग्राम लेंगे इसकी, ये आपके सामने अब डायग्राम है, प्लीज बेटा इस पे आप नजर रखिएगा। ये अगर आप देखेंगे एक सेल मैंने बनाई है पीसीटी के वॉल की, एक सेल लाई है, और इस एक सेल के वॉल में अगर आप देखेंगे आपको बेटा यहां पे ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलेगी एंड दोज आर कॉल्ड एज माइक्रोविलाई। इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए कितने माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि इसको एटीपी क्या बनाना होता है ज्यादा, और इसको एब्जॉर्प्शन करनी होती है। अब एक पॉइंट जिसको मैंने रेड कलर से ही लिखा है बेटा, खुद पता चलेगा किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। पीसीटी इज द मेन साइट ऑफ टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। अभी भी बेटा मैं टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन के बारे में पत्ते नहीं खोलूंगा, ये मैं आगे जाके आपको बोलूंगा बेटा, क्योंकि जब फिल्ट्रेशन हो जाती है ना, तो फिल्ट्रेशन में अभी आपने देखा ग्लूकोज भी निकला, एमाइनो एसिड्स भी निकले, इंपॉर्टेंट आयंस भी निकले, समझ में आ गया। जैसे आपका सोडियम है, जैसे आपका बेटा बाइकार्बोनेट आयंस है, बहुत इंपॉर्टेंट आयंस है। सो लगभग फिल्ट्रेशन में सारा का सारा ग्लूकोज निकल के आया बेटा, फिल्ट्रेशन में सारे के सारे अमाइनो एसिड्स निकल के आए। क्या बेटा, फिल्ट्रेशन में जब ये ग्लूकोज निकला, यो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, आगे जाके क्या बनाता है, यूरिन है, टेलिनास यूरिनसमस ग्लूकोज थे, टेलिनास यूरिनसमस अमाइनो एसिड थे। बेटा यूरिन और ग्लूकोज में, बेटा यूरिन में अगर ग्लूकोज आया, अमाइनो एसिड आया, फिर तो हमने काम किया बेटा। जो हम खाना खाएंगे उससे जो ग्लूकोज या अमाइनो एसिड्स बनेंगे वो सारे के सारे यूरिन से कहां निकलेंगे, बाहर। और जब हम यूरिन का देखते हैं बेटा कंपोजिशन, उसमें हमें नॉर्मली ना ग्लूकोज मिलता है ना अमाइनो एसिड मिलता है। फिर ये ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स कहां गए, इसको जमीन निकल गया कि आसमान निकल गया? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में तो सारा ग्लूकोज सारा अमाइनो एसिड बाहर निकला, फिर ये कहां गया? क्योंकि जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अब पीसीटी पे चलता है, शाबाश बेटा, वहां पर सेल्स इस ग्लूकोज को और अमाइनो एसिड को वापस रीअब्सॉर्ब करते हैं और वापस ब्लड में भेजते हैं। कैसे, वो हम आगे जाके एक बैनर के तले पढ़ेंगे, एंड दैट्स कॉल्ड ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। वो हम यूरिन फॉर्मेशन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो चले बेटा, इट्स द मेन साइट ऑफ ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा सबसे ज्यादा ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन किस रीजन में होती है, तो आंसर क्या आएगा, पीसीटी। उसके बाद बेटा इस पॉइंट पे आपको नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब मैं यूरिन फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा, मेरा पूरा का पूरा जो दाव होगा वो इसी पॉइंट पे होगा, इन्हीं पॉइंट्स पे होगा। इट्स वॉल इज परमिएबल टू बोथ सॉल्यूट्स एज वेल एज सॉल्वेंट। इस पॉइंट पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। एक रीजन है आपके रिनल टिब्यूल पे, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड एज पीसीटी। और जब ये रीअब्सॉर्प्शन करता है, जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को रीअब्सॉर्ब करता है, ये सॉल्यूट भी रीअब्सॉर्ब करता है और ये सॉल्वेंट भी रीअब्सॉर्ब करता है। सॉल्वेंट मेनली आपको पता है क्या है बेटा, वाटर। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं कि जो पीसीटी का वॉल है वो सॉल्यूट्स को भी, सॉल्यूट मींस बेटा ग्लूकोज है, इट्स अ सॉल्यूट, अमाइनो एसिड इट्स अ सॉल्यूट, आयंस इट्स अ सॉल्यूट, समझ में आ गया, और वाटर को भी एब्सॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। इसका वॉल दोनों के लिए परमिएबल है, वाटर हो या सॉल्यूट हो, दोनों के लिए परमिएबल। ये पॉइंट बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो चले बेटा, पीसीटी में आपने क्या क्या याद रखा, सारे बोलिए।
arises from shabash urinary polyp, Bowman's capsule, located in cortex, surrounded by peritubular capillaries. Terminal part is straight, called pars recta, internally lined by brush bordered simple cuboidal cells. Why brush bordered? Because it increases its surface area. शाबाश. उसके बाद बेटा it's the main site of tubular reabsorption and its walls are permeable to both solutes as well as solid. इसी तरह एग्जाम में लिखना है, खत्म खेल. उसके बाद बेटा अब हम नेक्स्ट पड़ाव की ओर आएंगे. इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा. तो अब आपने याद रखा, सारे बेटा दिमाग में याद रखिएगा कि पीसीटी इज द मेन साइट ऑफ tubular reabsorption and it is permeable to both solutes as well as solvents. तो चले बेटा नेक्स्ट स्लाइड अब आपके साथ शेयर होने जा रहा है. नजर बराबर, नजर बराबर रखो. चले बेटा अब हम आएंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, दैट इज लूप ऑफ हेनल. तो चले बेटा इससे पहले कि हम लूप ऑफ हेनल की ओर आ जाएंगे, जरा गौर से यहां की ओर देखिएगा. मैं पहले लूप ऑफ हेनल की डायग्राम आपके सामने ला रहा हूं, जरा गौर से बेटा देखिएगा. ये लूप ऑफ हेनल आपके सामने है. अगर आप गौर से देखेंगे बेटा, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है. डायग्राम आ रही है ना बेटा, डिस्प्ले हो रही है. ये बोमन्स कैप्सूल है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, इफरेंट आर्ट्रियोल. फिर इफरेंट आर्ट्रियोल बेटा चलती है ना प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द, तो बनाती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. अब अगर आप देखेंगे ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर जो आपके सामने आ रहा है, जिसमें मैं एरो कर रहा हूं ब्लैक एरो, देख रहे हो बेटा, दिस इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनल. मगर अगर आप गौर से बेटा लूप ऑफ हेनल की ओर देखेंगे, इसमें आपको दो लिम्स मिलेंगे. एक वो लिम्ब जो नीचे की ओर जा रहा है और दूसरा वो लिम्ब जो ऊपर की ओर आ रहा है. जो लिम्ब बेटा नीचे की ओर जा रहा है, दैट लिम्ब इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग लिम्ब. डायग्राम पे नजर. और जो लिम्ब बेटा ऊपर की ओर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज असेंडिंग लिम्ब. सो कुल मिला के आपके लूप ऑफ हेनल में दो लिम्स होते हैं. एक वो जो नीचे की ओर चला जाता है और दूसरा वो जो ऊपर की ओर चला जाता है, दैट्स कॉल्ड एज असेंडिंग लिम्ब. मगर बेटा अब इस डिसेंडिंग लिम्ब की ओर आप देखिएगा, इसका पहला पार्ट मोटा है ना, सो दैट पार्ट इज, अगर आप देखेंगे इसको मैं सीधे अब एरो से ला रहा हूं, दैट्स कॉल्ड एज थिक पार्ट. उसके बाद अगला हिस्सा जो इसका है वो पतला है ना, दैट्स कॉल्ड एज थिन पार्ट. उसके बाद अगर आप असेंडिंग लिम्ब की ओर जाएंगे, इसका पहला हिस्सा थिन है ना, और इसका जो आखिर का हिस्सा वो थिक है ना. तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, लूप ऑफ हेनल में कुल मिला के बेटा दो लिम्ब्स होती है. एक लिम्ब को हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब और दूसरा जो ऊपर की ओर जाता है, दैट्स कॉल्ड एज असेंडिंग लिम्ब. उसके बाद बेटा जो थिक डिसेंडिंग लिम्ब होता है, उसका पहला हिस्सा मोटा, तो दैट इज कॉल्ड एज थिक डिसेंडिंग लिम्ब. अगला पार्ट पतला, दैट्स कॉल्ड एज थिन डिसेंडिंग लिम्ब. उसके बाद बेटा जब हम असेंडिंग लिम्ब की ओर आएंगे, पहला पार्ट थिन, तो थिन असेंडिंग लिम्ब, और दूसरा पार्ट थिक, तो थिक डिसेंडिंग लिम्ब. सो क्या मैं हक के साथ बोलूं, आपका जो लूप ऑफ हेनल है उसमें कुल मिला के बेटा अब आपको दो लिम्स मिलेंगे, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग. मगर डिसेंडिंग लिम्ब में आपको दो हिस्से मिलेंगे, पहला पार्ट मोटा तो थिक डिसेंडिंग लिम्ब, उसके बाद अगला पार्ट पतला तो थिन डिसेंडिंग लिम्ब. उसके बाद असेंडिंग लिम्ब में पहला पार्ट पतला तो थिन असेंडिंग लिम्ब और दूसरा पार्ट मोटा तो थिक डिसेंडिंग लिम्ब. उसके बाद अगर आप गौर से देखेंगे, इस बेटा जो आपका लूप ऑफ हेनल है, कैपिलरीज, जरा गौर से देखिएगा, रेड और ब्लू देख रहे हो, इसको हम कहते हैं बेटा वासा रेक्टा, आगो पार्स रेक्टा. दैट इज द स्ट्रेट पार्ट ऑफ द पीसीटी. ये बेटा है वासा रेक्टा. आप जरा गौर से देखिएगा, एक एक पड़ाव में मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं. याद करो, रेनल आर्टरी टू, शाबाश, segmental arteries to interlobar arteries to arcuate arteries to interlobular arteries to afferent arteriole. अब दिखा afferent arteriole to glomerular capillaries to efferent arteriole to peritubular capillaries to vasa recta. So अब हमने एक और बेटा इसमें कैपिलरी सिस्टम जोड़ा, एंड दैट्स कॉल्ड एज वासा रेक्टा. हमारे वासा रेक्टा बेटा यू शेप्ड कैपिलरी सिस्टम है, स्टेयरकेस टाइप, हेयरहिशियम, जो बेटा सराउंड करता है किसको बेटा, लूप ऑफ हेनल. So आज के बाद अगर आपको एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा, कैपिलरी सिस्टम दैट सराउंड्स पीसीटी इज कॉल्ड एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. कैपिलरी सिस्टम दैट सराउंड्स loop of Henle is called as vasa recta.
तो चले बेटा, अब आपको बेटा लूप ऑफ हैनल के बारे में पता चला, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, थिक थिन पार्ट एंड वासा रेक्टा। तो इसलिए बेटा मैं वापस मोड़ के आ जाऊंगा उसी टॉपिक पे जो मैंने पीछे छोड़ा था, ताकि आपको लूप ऑफ हैनल के बारे में पहले पता चलेगा। तो अब आया आपके सामने लूप ऑफ हैनल। तो चले बेटा, ये आपके सामने अभी अब आएगा लूप ऑफ हैनल। तो चले बेटा लूप ऑफ हैनल को देख लीजिए। Located in medulla. Shabash, Bowman's capsule cortex, PCT cortex, loop of Henle medulla. Ishnath, bone salam. It's a hairpin, अभी देखा, hairpin shaped part of nephron which is usually uncoiled. सीधे आपने देखा ये straight है ना, but curved to become U-shaped. नीचे curved है ना, to become U-shaped. Consists of descending and an ascending limb. अभी दिखाया। उसके बाद डिसेंडिंग लिम्ब इज इन कंटिन्यूशन विद पीसीटी, है ना बेटा। जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो किसके कंटिन्यूशन में चलता है? पीसीटी। इट हैज टू पार्ट्स, थिन एंड थिक। अभी मैंने बोला पहला पार्ट थिक और अगला पार्ट थिन। थिन सेगमेंट हैज अ डायमीटर इक्वल टू दैट ऑफ पीसीटी। जो थिन सेगमेंट है उसका डायमीटर उतना ही होता है जितना पीसीटी का होता है, एंड इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 4/5 ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब। The cells lining it are cuboidal. जो thick segment में होती है बेटा cells, वो कौन सी होती है? अंदर से cuboidal. While as thin segment is narrow, है ना बेटा, thin segment narrow, a part of descending limb, and it is lined by flat epithelial cells. उसके बाद अगला पॉइंट जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, परमिएबिलिटी। पीसीटी वाज परमिएबल टू बोथ सॉल्यूट्स एज वेल एज सॉल्वेंट। अब जरा देखिए, डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू सॉल्वेंट, ये वाटर को बेटा निकलने देगा, एंड इम्परमिएबल टू सॉल्यूट्स। मगर सॉल्यूट्स को, सोडियम को, पोटेशियम को, क्लोरीन को या सोडियम क्लोराइड को, दैट्स द मेन सॉल्यूट, उसको बाहर निकलने नहीं देगा। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द परमिएबिलिटी ऑफ पीसीटी एंड डिसेंडिंग लिम्ब? इन पीसीटी वॉल इज परमिएबल टू बोथ सॉल्यूट्स एज वेल एज सॉल्वेंट। या इनमें रेड कलर से छिना बने थी, मुझे तो दिलस में याद था, इसके बगैर बेटा हम इसको आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं। While as अगर हम डिसेंडिंग लिम्ब अब देखेंगे लूप ऑफ हैनल का, इज परमिएबल टू सॉल्वेंट एंड इम्परमिएबल टू सॉल्यूट्स। चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा, क्योंकि आगे जाके जो ये रेड कलर से हमने दिखाया इसकी खाल हमें आगे जाके खींच दी। तो चलिए बेटा अगला पॉइंट। अब मैं असेंडिंग लिम्ब की ओर आ। इट कंसिस्ट ऑफ अ थिन सेगमेंट इन द लोअर पार्ट, है ना, लोअर पार्ट में थिन सेगमेंट व्हिच इज लाइंड बाय फ्लैट एपिथेलियल सेल्स एंड थिक सेगमेंट आफ्टरवर्ड्स लाइंड बाय क्यूबाइडल सेल्स। उसके बाद ascending limb is permeable to solvent and impermeable to solvent and permeable to solute. उल्टा, डिसेंडिंग लिम्ब उसना परमिएबल टू सॉल्वेंट एंड इम्परमिएबल टू सॉल्यूट से उल्टा है। ये इम्परमिएबल है वाटर के लिए और परमिएबल है किसके लिए? सॉल्यूट्स के लिए। तीन चीजों पे नजर। पीसीटी परमिएबल टू बोथ सॉल्यूट्स एज वेल एज सॉल्वेंट्स। उसके बाद डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू, शाबाश बेटा सारे बोलिए, परमिएबल टू सॉल्वेंट एंड इम्परमिएबल टू सॉल्यूट। असेंडिंग लिम्ब उल्टा, इम्परमिएबल टू सॉल्वेंट एंड परमिएबल टू सॉल्यूट। इन तीन को आप कॉपी पे लिखेंगे और याद भी रखेंगे। उसके बाद लूप ऑफ हैनल इज कवर्ड बाय ए U-shaped staircase network of blood capillaries called vasa recta and it arises from the peritubular capillaries of PCT। डायग्राम में सीधे दिखता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट जिसको हम कल डिस्कस करेंगे, लूप ऑफ हैनल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन। नीट में भी आया है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन प्लेज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन? दैट इज लूप ऑफ हैनल। ये क्या होता है हाइपरटोनिक यूरिन, ये कैसे इसको बनाता है, ये हम बेटा कल के लेक्चर में देखेंगे। तब तक बेटा मुझे आप